हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था, जो इसका पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर मैंने इस चैप्टर का पूरा नाम आपको याद हो तो क्या बताया था? इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो शेयर्स इशू करने का चैप्टर फर्स्ट था, इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर नंबर सेकंड था। लेकिन अब एक कॉमन चीज होने वाली है इन दोनों चैप्टर की, और उसको मैं चैप्टर नंबर सेकंड में शामिल कर रहा हूं। वो क्या है? चाहे शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, उसकी अंडरराइटिंग करना। अब आप बोलोगे सर ये अंडरराइटिंग है क्या? तो इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अंडरराइटिंग क्या होता है और क्यों करते हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बताता हूं ये अंडरराइटिंग नाम की चीज क्या है। आपने, अगर मैं शेयर्स के बारे में बोलूं तो आपने एक चीज सुनी होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर शेयर्स इशू करते हैं तो हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर भाई 90% एप्लीकेशंस जो है वो आनी जरूरी होती है। जितने भी शेयर आप इशू कर रहे हैं उसका 90% एप्लीकेशंस का आना बहुत जरूरी होता है, तभी आप शेयर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन बोलते हैं, और ये अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में अप्लाई होता है। और ये सेबी का रूल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल है कि भाई शेयर इशू करना चाहते हो ना तो कम से कम 90% एप्लीकेशन आ जाए। भाई 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हो तो 90,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए, यानी कि तब जाके जो है, जो आप जिस पर्पज के लिए आप फंड रेज करना चाहते हो, पैसा लेना चाहते हो, तो कम से कम 90% पैसा तो आओ ना, ताकि वो पर्पज आपका पूरा हो। अब कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है, और उनको डर होता है कि अगर ये 90% एप्लीकेशन नहीं आई, भाई 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं तो कम से कम 90,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो शेयर इशू नहीं कर पाएंगे, तो काम रुक जाएगा। उस केस में कंपनीज क्या करती है, वो जाती है अंडरराइटर्स के पास में। कंपनी जो होती है ना, वो किसके पास में जाती है? ये कंपनी हमारी, वो डायरेक्ट शेयर इशू नहीं करती है। पहले तो क्या भाई पब्लिक में डायरेक्ट शेयर इशू कर दो, अब ये कहाँ जाती है? अंडरराइटर्स के पास में जाती है। सर ये अंडरराइटर कौन होते हैं? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अंडरराइटर का मतलब हो गया ब्रोकर। ये ब्रोकर्स होते हैं। ओके, तो कंपनीज जो है अंडरराइटर्स के पास में जाती है। अच्छा, ये जो अंडरराइटर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, ये कौन होते हैं भैया? ये बैंक्स होती है, बहुत सारी बैंक्स भी ये काम करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, है ना, वो भी ये काम करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, बैंक काम करती है। वो क्या करती है, ये जो अंडरराइटर्स होते हैं ना, है ना, ये बोलते हैं इस कंपनी को कि भैया ऐसा करो, आपके सारे कितने शेयर इशू कराने हैं, तो भैया हमको 1 लाख शेयर इशू करवाने हैं। वो बोलते हैं हम पे छोड़ दो, हम आपके 1 लाख शेयर इशू करवा देंगे, और आपको गारंटी देते हैं। तो अंडरराइटर्स क्या करते हैं, शेयर इशू करवाने की गारंटी दे देते हैं कि इतने शेयर हम आपके इशू करवा देंगे, तो आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएगी और आपके शेयर्स इशू हो जाएंगे। और ये जो अंडरराइटर्स होते हैं ना, इनके स्टॉक मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर अच्छे खासे, प्राइमरी मार्केट के अंदर अच्छे खासे कनेक्शंस होते हैं। इन्वेस्टर्स इनका कहना मानते हैं, इनकी सुनते हैं, इनकी गुडविल होती है। तो उस बेसिस पर ये अंडरराइटर्स क्या करा देते हैं, उन शेयर्स को इशू करवा देते हैं इन्वेस्टर्स में या पब्लिक में। इन्वेस्टर्स या पब्लिक जो है, इनके कहने पर शेयर्स परचेज कर लेती है। सिंपल वंडा है। ओके, तो शेयर इशू हो गए भैया, 1 लाख शेयर इशू करवाना चाहते थे, 1 लाख शेयर इशू हो गए, इन्होंने पैसे दे दिए इनको, और ये क्या करेंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे इसको। तो बट सर ये बदले में क्या लेंगे? ये फ्री में काम करेंगे क्या अंडरराइटर्स? ब्रोकर कभी भी फ्री में काम करेगा क्या? ब्रोकर क्या लेगा? ब्रोकरेज। तो ये अंडरराइटर एजेंट्स जो होते हैं, अंडरराइटर्स जो होते हैं, ये ब्रोकर्स जो होते हैं, ये भी कमीशन लेंगे, और उस कमीशन को हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये लोग जो है ये लेंगे कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन। सॉरी, अंडर राइटिंग कमीशन। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, जो हमारा लेटेस्ट एक्ट है कंपनीज के ऊपर जो लगता है, उसमें बोला हुआ है भाई इक्विटी शेयर जो है ना, उसके ऊपर आप 5% कमीशन चार्ज कर सकते हो, और प्रीफरेंस शेयर के ऊपर 2.5% कमीशन चार्ज कर सकते हैं। कौन? ये अंडरराइटर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए एक अंडरराइटर है और ये एक है, जरूरी नहीं है कि एक ही करे, हो सकता है एक पूरा ग्रुप ऑफ अंडरराइटर्स भी मिलकर के काम कर सकता है। हो सकता है ना भाई, अकेला रिस्क लेगा तो प्रॉब्लम होगी। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक अंडरराइटर है और उसने बोला भाई मैं 1 लाख शेयर इशू करवा दूंगा, ठीक है।
अब ये 1 लाख शेयर्स या डिबेंचर इशू करवा देगा और 1 लाख शेयर्स जो है उसके ऊपर 1 लाख शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करके मान लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपये है तो 10 लाख रुपए हो गए, 10 लाख का 5% जो है इसके पास कमीशन आ जाएगा। ओके, तो बढ़िया कमाई है इसकी। बट अगर कभी ऐसा हुआ कि इसके कहने से भी पूरे 1 लाख शेयर्स इशू नहीं हो पाए तो कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगी ना, नहीं होगी। ये अंडरराइटर्स की खासियत होती है कि ये गारंटी लेते हैं। मैंने पहले भी बोला था, अगर ये शेयर्स इशू नहीं करवा पाए, मान लेते हैं 1 लाख शेयर इशू करने की गारंटी ली और यहां पर केवल 90,000 ही शेयर इशू कर पाए तो 10,000 ये खुद खरीद लेगा, लेकिन कंपनी के शेयर इशू करवा देगा। तो ये अंडरराइटर्स जो होते हैं उनकी गारंटी होती है कि वो पब्लिक में इशू करवा देंगे और पब्लिक ने अगर नहीं परचेज किए तो खुद खरीद लेंगे, लेकिन कंपनी का काम हो जाएगा। और इसके बदले में इतनी अच्छी गारंटी, इतनी श्योरिटी के बदले में ये क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। ओके, ठीक। अब यहां पर क्या होता है ये जब इन्वेस्टर को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अब एक चीज समझना, इसमें क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, इनके पास एप्लीकेशन डाल देते हैं, है ना, यहां से ये अप्लाई कहां करते हैं, अंडरराइटर के पास में, और अंडरराइटर वो जो एप्लीकेशन होता है उसको मार्क करके आगे भेज देता है कंपनी के पास में, तो उसको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। और एक होती है अनमार्क एप्लीकेशन। उस केस में क्या होता है कि ये अंडरराइटर ने इनको बोला और इन्होंने अंडरराइटर को एप्लीकेशन ना डाल के डायरेक्ट कंपनी को दे दी, कंपनी में डायरेक्ट एप्लीकेशन भेज दी। पुराने टाइम में होता था, अब तो डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन होते हैं तो सब डायरेक्ट ही होता है, लेकिन हमको पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने तो ये चीज़ समझनी होगी। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है भाई। ये इन्वेस्टर जो है अगर ये अपनी एप्लीकेशन किसको दे रहा है, अंडरराइटर को, तो उसको मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। और अगर ये एप्लीकेशन किसको दे रहा है, डायरेक्ट कंपनी को, तो उसको हम अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं। भाई वो अंडरराइटर के ध्यान में नहीं है, लेकिन अंडरराइटर की वजह से ही, चाहे इसने यहां अप्लाई किया हो या डायरेक्ट कंपनी में किया हो, अंडरराइटर का उसके अंदर इन्फ्लुएंस रहा होगा। ओके जी। अब इसकी एंट्रीज क्या करते हैं कमीशन की। सबसे पहले शेयर इशू करने की एंट्री तो हम करते आ रहे हैं, अब यहाँ तो हम अंडरराइटिंग सीख रहे हैं। तो इसके केस के अंदर जो अंडरराइटर्स होते हैं उनको कमीशन देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, कंपनी को। तो कंपनी के लिए जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो एक तरह का एक्सपेंस है, तो कंपनी क्या करेगी, अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट कर देगी। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट क्या कर देगी, डेबिट। मान लेते हैं 10 लाख, 1 लाख डिवेंचर है और शेयर से या डिवेंचर से, और 10 रुपए का है, तो कितनी कैपिटल होगी 10 लाख रुपए की, उसका 5% कर लो भाई, 50,000, तो 50,000 यहाँ कमीशन हो गया, इतना तो हो गई। ओके, क्या ये कमीशन दे दिया, नहीं, अभी तक दिया नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू अंडरराइटर, और अंडरराइटर को देने हैं। और जब अंडरराइटर को दे देंगे तब क्या एंट्री होगी, ये तो ड्यू हो गई, कमीशन ड्यू, ठीक है। और जब पेमेंट करेंगे तब ये अंडरराइटर क्या हो जाएगा, डेबिट। लायबिलिटी जो जनरेट करी है वो खत्म कर देंगे, तो अंडरराइटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू क्या कर देंगे, बैंक। भाई इनको कमीशन पेमेंट कर देंगे, कितना, 50,000। और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो 2.5% हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। तो सिंपल एंट्री है, कमीशन की एंट्री कोई ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल। भाई कमीशन खर्चा है तो डेबिट कर दिया, पैसे दिए नहीं है तो लायबिलिटी जनरेट कर दी, जब दे देंगे लायबिलिटी खत्म करके बैंक से पेमेंट कर दिया, अंडरराइटर को उनकी कमीशन का पेमेंट हो गया। ओके जी, ठीक। अब आते हैं हम इसकी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के और उससे मैं आपको ये बताता हूं कि अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, इसका क्या मामला है प्रैक्टिकली। तो आइए इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं। तो ये है क्वेश्चन, देखिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। On January 1st, 2024, Govind Limited issue a prospectus for issuing 1 lakh equity share. गोविंद लिमिटेड जो है वो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। ओके, होल ऑफ द इशू वाज अंडरराइटन एज फॉलोज, और पूरा का पूरा जो इशू है वो अंडरराइटन किया गया है, मतलब पूरा का पूरा ब्रोकर को बोला हुआ है, अंडरराइटर्स को बोला हुआ है कि आप शेयर इशू करवा के दे दीजिए। ओके जी। अब अंडरराइटर एक नहीं है, क्योंकि होता है ना कई बार एक जना पूरी लायबिलिटी नहीं लेता, डर लगता है ना यार नहीं हो पाया तो 3-4 जने, 2 जने जॉइंट अंडरराइटर्स आपस में ग्रुप मिलता है और वो लायबिलिटी ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा तू ले ले थोड़ा मैं ले लूँ, और उस हिसाब से फिर कमीशन का भी पेमेंट सबको होता है। ओके, ठीक। तो यहाँ पर एक राम नाम के अंडरराइटर है, उन्होंने बोला भाई 40,000 की लायबिलिटी ले लेंगे। एक कृष्णा नाम के अंडरराइटर है, उन्होंने बोला हम 30,000 की जो है इस शेयर्स हम इशू करवा देंगे, उसकी हम गारंटी देते हैं।
शिव ने 20,000 शेयर्स की गारंटी ले ली और ब्रह्मा ने 10,000 की शेयर्स इशू कराने की गारंटी ले ली। ओके, तो पहले मैं यहां तक लिखता हूं, तो आपको यहां तक क्वेश्चन पढ़ना है और एक टेबल बनानी है और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर। वो कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं आपको, इधर देखो बहुत ईजी है। इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और यहां से आपको कॉलम बनाने, जितने अंडरराइटर है, कितने अंडरराइटर हमारे पास 4 है, तो 4 कॉलम बना देंगे। ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये थर्ड एंड फोर्थ, और चारों के नाम लिख दो भैया कौन कौन है। एक तो राम है, फिर कृष्णा, देखो राम, कृष्णा, शिव और ब्रह्मा। शिव, ब्रह्मा। ओके, अब इन्होंने कितनी लायबिलिटी ली, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी। भाई इन्होंने लायबिलिटी ली है ना, तो कितने कितने शेयर्स के लिए लिए? भाई राम ने 40,000 शेयर के लिए, कृष्णा ने 30,000 के लिए, तो 40,000 शेयर्स राम ने बोला कि मैं इशू करवा दूंगा, कृष्णा ने 30, शिव ने 20 और ब्रह्मा ने देख लेते हैं 40, 30, 20 और 10,000, तो ये हो गया 10,000। अब आप इनकी टोटल देखिए कितनी हो रही है, 1 लाख हो रही है कि नहीं हो रही है? होनी चाहिए वैसे, क्योंकि 1 लाख ही शेयर इशू कर रही है ना कंपनी। तो ये हो गया 40,000, फिर 30,000, टोटल करके देख लो 20,000 और 10,000, तो ये कितना हो गया? 1 लाख। ये एक तरह का स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमको क्या बताएगा? स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी। भाई अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कितनी है वो शो करेगी। सर अंडरराइटर की क्या लायबिलिटी? लायबिलिटी तो है ना कि इनको इशू करवाने हैं, अगर नहीं करवा पाए तो खुद को खरीदने पड़ेंगे, तो खुद को कितने खरीदने पड़ेंगे? ओके, तो आइए देखते हैं। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, मैंने आपको 2 एप्लीकेशन के बारे में बताया था। एक मैंने बताया था आपको मार्क्ड एप्लीकेशन और एक अनमार्क एप्लीकेशन है ना। एक मैंने बताया था आपको मार्क्ड एप्लीकेशन और एक बताया था मैंने आपको अनमार्क एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन वो होती है जो डायरेक्ट किसके पास में आती है? अंडरराइटर के पास में आ जाती है। मतलब इन्वेस्टर जो है अंडरराइटर के पास अप्लाई करना है शेयर खरीदने के लिए, अंडरराइटर उस पर अपना मार्क कर रहा है और आगे कंपनी को भेज रहा है। और अनमार्क में क्या होता है? इन्वेस्टर डायरेक्ट कहां चला जाता है? कंपनी के पास में चला जाता है। ओके ठीक है, अब देखिए यहां पर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 90,000 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 90,000 शेयर्स के लिए हुई। मतलब कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख, और एप्लीकेशन टोटल कितनी हुई? 90,000। ये जो 90,000 है ना, ये मार्क प्लस अनमार्क दोनों मिला करके 90,000 टोटल है। ये देखो लिखा हुआ साफ साफ है ना, यहां देखिए एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड 90,000 शेयर्स है ना, 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, आउट ऑफ विच फॉलोइंग वर मार्क। अब इस 90,000 में से मार्क कितनी है, यानी कि जो डायरेक्ट कंपनी के पास ना आकर के कहां आई? अंडरराइटर के पास में, वो कितनी है? तो वो देखो राम जी के पास कितनी? 30,000, कृष्णा के पास कितनी आई? 25,000, शिव जी के पास में कितनी आई? 16,000, और ब्रह्मा जी के पास में कितनी आई? 9,000। तो देखो टोटल कितनी आ गई। मार्क का मतलब क्या हो गया? सिंपल, जो इन्वेस्टर ने अंडरराइटर के पास में अप्लाई किया, फिर अंडरराइटर ने उसके ऊपर मार्क करके कंपनी को भेजा, तो वो ये रही 30, 25, 16, 9,000, तो ये हो गई 80,000। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एप्लीकेशन कितनी आई? 90, उसमें से मार्क कितनी है? 80। तो इसका मतलब डायरेक्ट कंपनी में कितना अप्लाई किया होगा? 10,000, उसको हम बोलेंगे अनमार्क। तो 90,000 आई टोटल एप्लीकेशन, ये है टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसमें से लेस कर दो मार्क्ड एप्लीकेशन, वो कितनी हो गई? 80। तो टोटल 90,000 एप्लीकेशन आई, उसमें से 80,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई वो मार्क है, तो अनमार्क कितनी हो गई? 10,000। ये हो गई अनमार्क, मतलब डायरेक्ट कंपनी के पास में चले जाएगी। तो क्या सर ये जो अनमार्क एप्लीकेशन है कंपनी के पास में डायरेक्ट गई है, क्या ये ऐसा माना जाएगा कि इसको भी जो है अंडरराइटर्स की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से
ये शेयर्स इशू हुए हैं या ये एप्लीकेशन आई है, यस ऐसा माना जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो 10,000 अनमार्क एप्लीकेशन आई है, इसमें से ब्रह्मा को कितना फायदा दे, राम को कितना फायदा दे, कृष्णा को कितना फायदा दे, शिव को कितना फायदा दे, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या करेंगे, लेस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन कितनी, टोटल एप्लीकेशन आई 90,000, उसमें से लेस कर दो मार्क एप्लीकेशन वो 80, तो अनमार्क कितनी आई 10,000। अब ये 10,000 शेयर्स की जो अनमार्क एप्लीकेशन आई है, इसमें से राम, कृष्णा, शिव और ब्रह्मा, इनकी वजह से कितनी एप्लीकेशन आई है, मतलब इसको 10,000 में इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ये मानेगी कि यहाँ इनके इन्फ्लुएंस की वजह से आई, लेकिन किसका कितना इन्फ्लुएंस रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनकी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है, उस रेशियो के अंदर हम इस अनमार्क एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनकी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो देखोगे तो क्या आएगा, 4, 3, 2, 1, देखो सारे जीरो कट जाएंगे, तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या आ जाएगा, 4, 3, 2, 1, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 1 10। अब अगर मैं 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, तो यहां आ जाएगा आपका 4,000, यहां आ जाएगा 3,000, यहां आ जाएगा 2,000 और यहां आ जाएगा 1,000। यानी कि जो कंपनी के पास में डायरेक्ट एप्लीकेशन गई है, जिसको हम अनमार्क एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वो राम ने कितनी इशू कराई, उसमें से 4,000, तो 40,000 राम को इशू करवानी थी। डायरेक्ट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन गई उसमें राम का इन्फ्लुएंस रहा है 4,000 का, तो अभी भी राम को 36,000 शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करवाने हैं। यहां पर आपका हो जाएगा 27,000, यहां हो जाएगा 18,000 और यहां हो जाएगा 9,000। अब इसके ये करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब बहुत क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब इसमें से हम लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, जो डायरेक्ट अंडरराइटर के पास में आई उसको लेस कर दो। भाई किसने कितने शेयर्स इशू करवाए अपने बलबूते पर, तो वो ये रहे 30,000, 25,000, 16,000, 9,000, 30, 25, 16, 9, 30,000, 25,000, 16,000 और 9,000। अब इसको लेस कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, नेट लायबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेट लायबिलिटी, क्यों कितनों खुद खरीदने पड़ेंगे भैया, ये आ गई नेट लायबिलिटी। तो कैसे, टोटल इनको राम जी को देखो 40,000 शेयर्स इशू करवाने थे, 4,000 कंपनी के पास में इनके इन्फ्लुएंस की वजह से एप्लीकेशन आ गई, तो वो इशू हो गए इनडायरेक्टली। तो अब इनको कितने इशू करवाने थे, 36,000 की गारंटी दी थी, उसमें से इन्होंने कितने इशू करवाए, 30, तो अब इनकी लायबिलिटी कितनी है 6,000, तो 6,000 शेयर्स ये खुद खरीदेंगे। अच्छा, यहां पर कृष्णा का देखिए 27 में से 25 गए, 2,000 शेयर ये खुद खरीदेंगे, 18 में से 16 गए, 2,000 शेयर ये खुद खरीदेंगे, 9,000 ये इशू करवाने थे, 9 करवा दिए, तो ये खुद नहीं खरीदेंगे, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है ब्रह्मा जी। आया समझ में। तो हमको करना क्या है, पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखनी है, बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर होना चाहिए दिमाग में ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखनी है, उसमें से हमें लेस करनी है अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन कैसे आएगी, टोटल एप्लीकेशन में से मार्क लेस कर दो, या फिर क्वेश्चन में अनमार्क दे रखी हो, उसको हम इस ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हमें मार्क एप्लीकेशन लेस कर देनी है। अब यहां पर जो भी पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं वो नेट लायबिलिटी है, जीरो आ रहा है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। नेट लायबिलिटी का मतलब है इतने शेयर्स इनको खुद खरीदने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने गारंटी दी है। ओके, इसके अलावा अगर किसी का माइनस में आ जाए तो भैया उसने ज़्यादा इशू करवा दिए हैं तो उसका बेनिफिट बाकी सबको मिलेगा, उस टाइप का ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और रहता है फॉर्म अंडरराइटिंग, वो भी हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। आई होप आपको इन वीडियो से मदद मिल रही होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।